राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिज्म पार्ट 2। मैग्नेट पार्ट 2 में पढ़ा था कि मैग्नेटिक एक्स क्या होती है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्स क्या होती है, एक जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आगे हम लोग बात शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक एक चैप्टर में हर एक पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनके जो टॉपिक छूटे हुए हैं उनको एक तरफ से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है, शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छे से समझने वाले हैं वीडियो। अब तक जितना भी तुम लोगों ने मैग्नेट पढ़ा है बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं वाकई में हमें मैग्नेट के डाउट खत्म हो गए, मैग्नेट अच्छी तरह समझ में आ गया। तो ध्यान से समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी कई सारी परिभाषाएं होती हैं। जैसे हम कहें कि जितनी दूर तक चुंबकीय बल रेखाएं फैली होती हैं, जितनी दूर तक चुंबकीय बल रेखाएं फैली होती हैं उसे हम कहते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, जितनी दूर तक चुंबकीय बल रेखाएं फैली होती हैं उसे हम उसका फील्ड कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या दूसरी बात कहें कि यदि इसके पास में कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले जाए तो ये जितनी दूर से उसमें अपने प्रभाव को या अपने इफेक्ट को दिखाने लगे, तो प्रभाव क्या है, जैसे मैग्नेट लोहे को किसी चुंबक के पास ले जाओ तो कुछ दूर पहले ही उसे खींचने लगता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। या दो मैग्नेट को समान पोल को एक दूसरे के पास ले जाए तो विकर्षित करता है, असमान को आकर्षित करने। तो जितनी दूर से, जितने क्षेत्र से ये अपने प्रभाव को दिखाने लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का, तो वही उसका क्षेत्र कहलाता है, वही उसका क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो जितनी दूर तक चुंबकीय बल रेखाएं फैली होती हैं वो उसका क्षेत्र कहलाता है। या दूसरी बात, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे महसूस किया जा सके, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो इसकी परिभाषा हमने लिखी है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई। जहां उसके प्रभाव को हम महसूस करते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसका दूसरा मात्रक होता है गॉस, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या गॉस। एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में होता है 10⁴ गॉस। ये यूनिट भी पूछी जाती है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और कितने गॉस के होता है, तो 10⁴ गॉस होते हैं एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में। तो बात समझ में आ गई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जितनी दूर तक फैली होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं उसका क्षेत्र, उसकी फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का देखेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड। जितनी दूर तक चुंबकीय बल रेखाएं फैली होती हैं या जहां पर इनके क्षेत्र का, इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वो क्षेत्र कहलाता है। दूसरी बात, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं इनकी जो कंप्लीट टोटल संख्या होती है इसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। लेकिन वो कैसी, जो चुंबकीय बल रेखाएं एक परिपथ बना लेती हैं, एक पूर्ण वक्र बनाती हैं, एक कंप्लीट बंद परिपथ बना लेती हैं, उन्हीं को हम फ्लक्स में काउंट करते हैं। जो नहीं बनाती उन्हें फ्लक्स में काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल भाषा होती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो दिख रही इनकी जो टोटल संख्या है, कुल संख्या है, यही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। जितनी दूर तक ये फैली होती हैं वो क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ रही है। चुंबकीय बल रेखाएं जितनी दूर तक फैली हैं वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। जितनी इनकी कुल संख्या है
ये फ्लक्स कहलाती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जितनी दूर तक फैलती हैं उसका फील्ड कहलाता है, जितनी इनकी टोटल संख्या होती है ये क्या कहलाती है, फ्लक्स। तो इसकी परिभाषा देख लें, मैग्नेटिक फ्लक्स की किसी चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। बात समझ में आ गई? किसी चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसको प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक है फाई और इसका मात्रक होता है वेबर। इसका दूसरा मात्रक होता है मैक्सवेल। तो यहाँ बात आती है, एक वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल होते हैं। मैक्सवेल को हम क्या कहें, मैक्सवेल। तो हमने कहा कि जो लाइन है इन्हीं की टोटल संख्या फ्लक्स कहलाती है। तो एक वेबर का जो फ्लक्स है कितनी लाइनों मैग्नेटिक चुंबकीय लाइन ऑफ फोर्स की संख्या के बराबर होगा। तो ये मैक्सवेल वास्तव में है ये लाइनें, जैसे हम कह रहे हैं ना ये लाइन है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल लाइन है। तो इनकी 10 की घात 8 लाइनें, कितनी लाइन, 10 की घात 8, 10 की घात 8 लाइनों की जो संख्या है वो एक वेबर के बराबर है। तो टोटल संख्या फ्लक्स होती है, लेकिन कितनी संख्या हो, जैसे कह दिया जाए 10 की घात 8 लाइनें हैं अगर, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो एक वेबर का होगा। कितना होगा, एक वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्लियर हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक चुंबकीय बल रेखाओं की जितनी टोटल संख्या होती है वो क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है, और जितनी दूर तक फैलती है वो उसका क्षेत्र कहलाता है। अगला नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तीव्रता क्या होती है। तो ध्यान से समझेंगे तीव्रता किसे कहेंगे। देखेंगे आगे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। अभी हमने फ्लक्स की बात की, तो कुल संख्या क्या कहलाती है चुंबकीय बल रेखाओं की, फ्लक्स कहलाती है। तो ये कह रहा है किसी चुंबक के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। ये परिभाषा आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, शायद कुछ लोगों को इसका मतलब क्लियर नहीं होगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो आज हम देखेंगे इसको। इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल मतलब एक यूनिटी क्षेत्रफल। जैसे कह दिया जाए 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, इसे क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे इकाई क्षेत्रफल कह देंगे। 1 mm लंबा, 1 mm चौड़ा, तो 1 mm स्क्वायर इकाई क्षेत्रफल। 1 इंच लंबा, 1 इंच चौड़ा, 1 इंच स्क्वायर एक इकाई क्षेत्रफल, ये भी कहलाता है। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, इसे क्या कहेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, ये भी इकाई क्षेत्रफल। तो इकाई क्षेत्रफल कोई भी बात हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जब हम भाषा प्रयोग करते हैं, यूनिट प्रयोग करते हैं, वो मीटर स्क्वायर में लेते हैं। लेकिन जब ये नापा जाता है तो नॉर्मली मीटर में नहीं नापा जाता है, सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो हम जैसे यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कह दिया जाए कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के इकाई क्षेत्रफल से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाएं। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं बहुत सघन हैं तो एक निश्चित एरिया से ज़्यादा गुजर जाएंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं कम होंगी तो एक निश्चित एरिया से कम गुजरेंगी। जैसे कह दें इस जगह यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चुंबकीय बल रेखाएं दिख रही हैं। जैसे यहाँ पर और सघन होती तो और ज़्यादा हो जाती, कम होती तो और कम हो जाती। तो कुल मिला के एक इकाई क्षेत्रफल से, ध्यान से समझेंगे, फ्लक्स क्या था, टोटल संख्या थी, उसको किसी क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं थी, वो चाहे जितनी दूर तक रही हो, टोटल संख्या फ्लक्स थी। लेकिन वो फ्लक्स की जो एक इकाई क्षेत्रफल से, एक निश्चित एरिया से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाएं, वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो इसी को हमने पढ़ा हुआ है, किसी चुंबक के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या होता है, बी बराबर फाई अपान ए। अब अगर हम कह दें कि कहीं पर एरिया ज़्यादा हो तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एरिया कम हो तो घनत्व ज़्यादा हो जाए। जैसे कई बार हम लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा पेपर में या न्यूज़ में, बोले इस शहर का जनसंख्या घनत्व अधिक है। जैसे कह दिया जाए कि कलकत्ता का जनसंख्या घनत्व अधिक है, उसका मतलब हो गया कि एक निश्चित एरिया पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं,
तो पर व्यक्ति जो एरिया है वो कम है, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक हो गया। अब जैसे मान लिया जाए हम कह दें कि एक शहर में, कानपुर शहर की बात करें, तो शहर के अंदर का जो मेन सिटी का एरिया है वहाँ बड़ी सकरी सकरी गलियाँ हैं और एक एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं और बड़ी कंजस्टेड बिल्डिंगें हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है। अब जैसे कह दिया जाए कानपुर से बाहर आउटर में चले जाएं, तो आउटर में बोले एक घर ये बना, अरे एक घर वो बना, एक घर वो बना, बीच में जगह खाली पड़ी है, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व तो क्या है, कम। एक निश्चित एरिया पे बहुत कम लोग रह रहे हैं, जनसंख्या घनत्व तो कम हो गया, और एक निश्चित एरिया पे ज़्यादा लोग बैठे हैं या रह रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा हो गया। जैसे मान लिया जाए एक 10 बाई 10 का कमरा है, उसमें 10 लोग बैठे हैं, 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो एक जनसंख्या घनत्व है। अब उसमें 5 बैठे हों तो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, वहाँ पर एरिया पर व्यक्ति बढ़ जाएगा। और 10 से 12 लोग बैठे हों, 14 लोग बैठे हों तो जनसंख्या घनत्व और अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात आती है कि इस एरिया से जितनी ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कहता है एक निश्चित घनत्व पर अधिक फ्लक्स होगा तो घनत्व बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ रहा है तो घनत्व घट जाएगा। तो एक निश्चित एरिया पर कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाती हैं वो उसके घनत्व को डिफाइन करती हैं, परिभाषित करती हैं। परिभाषा एक बार और देख लें, किसी चुंबक के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसका प्रतीक बी है। बी बराबर फाई अपान ए। फ्लक्स का जो यूनिट थी वो वेबर थी, एरिया का मीटर स्क्वायर लेते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए मीटर नहीं लेंगे तो पहला ऑप्शन हमें मीटर सेलेक्ट करना होता है, मीटर नहीं होगा तो क्या ले लेंगे, वेबर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें जब जैसे होता क्या है, एरिया या दूरी के लिए हम जो एसआई यूनिट सेलेक्ट करते हैं वो मीटर होती है, इसलिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर पहला आंसर सही होता है। अगर ये नहीं होगा तो वेबर प्रति सेंटीमीटर भी सही हो जाएगा। तो इसका दूसरा यूनिट टेस्ला भी होती है। तो एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में एक टेस्ला होता है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर एक टेस्ला होता है। तो बात समझ में आ गई। हम एक बार दोबारा चर्चा करेंगे। जितनी दूर तक चुंबकीय बल रेखाएं फैली थी वो उसका फील्ड थी। चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या फ्लक्स है। एक निश्चित एरिया पे जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाएंगी वो उसका फ्लक्स घनत्व कहलाएगी। अब आगे देखेंगे फ्लक्स घनत्व के आगे। नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य बोलते हैं इसे। मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, फ्लक्स नहीं होता है, फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। इसी को कई बार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी बोल देते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है, देख लें। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे यूनिट पोल पर, यूनिट पोल मतलब एक पोल, चाहे एन और या एस पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। तो इस बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे हमने कह दिया कि ये हमारे पास, इसको हटा देते हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट को किसी एक पोल की तरफ ले जाएं, क्योंकि ये क्या कह रहा है, इकाई, यूनिट पोल, इकाई पोल पर। तो चाहे एन एस की तरफ ले जाएं और चाहे एन की तरफ, ये ध्यान देंगे, यहाँ या यहाँ किसी एक तरफ। तो हम जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ले गए एक मैग्नेट को, तो ये एक शक्ति से, एक बल से या तो इसे आकर्षण करेगा और या ही प्रतिकर्षण करेगा। बात समझ में आ रही है। किसी मैग्नेट के किसी एक तरफ, या एस की तरफ या एन की तरफ, किसी दूसरे मैग्नेट को ले जाएं जो ये कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे यूनिट पोल पर लगने वाले चुंबकीय बल को, तो इस तरफ रख दें या इस तरफ रख दें, एक चुंबकीय बल लगेगा। उस जो बल का मान होगा, उसकी जो सामर्थ्य होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी, उसकी जो तीव्रता होगी,
उसकी जो शक्ति होगी उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेट की ताकत, मैग्नेट की पावर, जिस पावर से, जिस शक्ति से वो उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगा। जैसे बहुत पहले हम लोगों ने दो मैग्नेट को ऐसे जोड़ते थे तो कई बार वो चिपक जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, उन्हें हटा देते थे ताकत लगा के, या कई बार दोनों जब चिपकते नहीं थे समान पोल तो उन्हें ज़बरदस्ती चिपकाने का प्रयास करते थे। कभी ऐसा किया होगा तो उस प्रयास पे वो बल कमज़ोर था इसलिए तो वो अपना प्रयास लगा पाते थे। लेकिन अगर हैवी शक्तिशाली मैग्नेट था और दोनों चिपक जाते तो हटा भी नहीं पाओगे, और या चिपकने से उन्हें रोक नहीं पाओगे, या दो को चिपका नहीं पाओगे सामान को। तो यहाँ पर बात आती है जितना ज़्यादा मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होगा तो एक यूनिट पोल पर जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी सामर्थ्य है, वो उतनी ही ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई, किसी यूनिट पोल पर एक जो स्ट्रेंथ या सामर्थ्य या तीव्रता उत्पन्न है, यानी उस पर अप्लाई हो रही है, लग रही है, उसी को हम उसकी सामर्थ्य या शक्ति या इंटेंसिटी बोलते हैं। समझ गए बात को। किसी यूनिट पोल का किसी एक जगह एन पोल पर या एस पोल के पास जब ले जाते हैं तो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाता है, उसी बल की जो शक्ति है, कितना बल डेवलप कर रहा है, कितने बल से आकर्षित कर रहा है या कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहा है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ या सामर्थ्य। तो परिभाषा एक बार दोबारा देख लें। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई पोल पर, यूनिट पोल पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। इसका प्रतीक क्या है? H। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। H बराबर होता है Fm/L। Fm को हम क्या लिखते हैं? N × I / L। N क्या है हमारे? H हो गया चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, N क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न, जो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे होंगे, नंबर ऑफ टर्न, उसमें बहने वाली धारा। जैसे हमने यहाँ पर एक परमानेंट बनाया था, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से बताएं कि कॉइल पे था N और S, ये एक N था एक S था, तो ये इसकी लपेट संख्या, इसमें बहने वाली धारा और इस कॉइल की लंबाई इस पर निर्भर करता है। तो एम्पियर टर्न इसका मात्रक होता है, टर्न एम्पियर होता है, तो इसे एम्पियर टर्न, और लंबाई होती है पर मीटर में, तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर मात्रक हो जाता है। तो एस से प्रदर्शित करते हैं फॉर्म Fm/L होता है। Fm को Ni इंटू लिखते हैं, N × I / L। तो H बराबर एम्पियर टर्न प्रति मीटर, ये यूनिट है एम्पियर टर्न प्रति मीटर, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की यूनिट होती है। उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों ने आज टॉपिक पढ़ा ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है, गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।